बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। थैंक यू। जिस थैंक यू। तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और जिस तरह की प्लानिंग भारत की नज़र आ रही है, और मेरे ख्याल से आपने तो बहुत ही अहम पहलुओं को बहुत करीब से देखा होगा, और जिस तरह की बात की जा रही है, जिस तरह के लक्ष्य की बात की जा रही है, उसमें आप क्या देखते हैं सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या चीज़ की है? और जिस तरह की प्लानिंग रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हो रही है, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो कहा यह जा रहा है कि पैसा बहुत चाहिए, इसके साथ ही रिसोर्सेज जो हैं, और इसके साथ ही जो इस पूरे अलग अलग पहलू में जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, उसमें जो जो भी एस्पेक्ट हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत को सप्लाई में भी दिक्कतें आती हैं। फिर भी मेन अड़चने आप क्या देखते हैं? देखिए, अभी हमारी जो आज की अर्थव्यवस्था को उठा करके आप देखते हैं तो हमारी कन्वेंशनल इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था है। कुल मिलाकर के कोयले का बहुत बड़ी भूमिका है, तेल की है, प्राकृतिक गैस की है, कुल मिला के कन्वेंशनल है। अब बात ट्रांजिशन की हो रही है कि कन्वेंशनल एनर्जी या जो पुरानी एनर्जी थी उससे जो नई ऊर्जा है जिसको रिन्यूएबल बोलते हैं उस तरफ जा रहा है। भारत तेजी से उस दिशा में जा रहा है। अगर भारत का पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड देखें, खासतौर से पिछले 5 साल का, तो हम दुनिया के तमाम देशों से इस ट्रांजिशन में, मतलब कन्वेंशनल एनर्जी से रिन्यूएबल के लिए जो रफ्तार है हमारी, कहीं ज्यादा है। ज्यादातर विकसित देशों से हमारी रफ्तार ज्यादा है। तो उसमें जिस हिसाब से हम सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा है, पवन ऊर्जा का बढ़ा है, जिस हिसाब से हमने न्यूक्लियर फ्रंट पे भी काम किया है, हाइड्रो पे भी काम किया है, हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करा है, कुल मिला के आप देखते हैं तो हमारी जो रिजल्ट है, जो हमारी गति है, वो इनसे ज्यादा है। लेकिन जैसा आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 तक हमारा एजेंडा है कि हम बहुत बड़ी हिस्सा जो है, लगभग 50% जो बिजली का है, ऊर्जा का नहीं, बिजली का, उसका वो जो है हम रिन्यूएबल से पैदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा टारगेट है, जिस तरह से सारी केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस हिसाब से तमाम राज्य सरकारें काम कर रही हैं, तमाम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं गुजरात के अंदर खासतौर से, तो मुझे लगता है हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनौतियां बरकरार है। साथ में ये भी कहा गया कि बाली में जो समिट है उसके साथ में जो है कॉप समिट हो रहा है इजिप्ट के अंदर, शर्म शेख में, वहां भारत ने कल बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो वायदे किए थे विकसित देशों ने कि वो $100 बिलियन जो है वो हर साल जो है विकासशील देशों को देंगे, जो फाइनेंस, जिसे क्लाइमेट फाइनेंस बोलते हैं, तो उन्हें वॉक द टॉक करना पड़ेगा। अर्थात कुल मिलाकर के भारत का इशारा है कि जो भारत ने एजेंडा अपने लिए सेट किया है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, उसमें जो विकसित देशों ने जो वायदे करे थे कि वो पूंजी देंगे, कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, वो एक्सपर्टीज ट्रांसफर करेंगे, वो सब भी साथ में होना है। प्रधानमंत्री ने ये बात जो करी है ग्लोबल मंच पर करी है, G20 के, और दूसरी तरफ कल ही भारत ने कॉप के अंदर जो इजिप्ट में ये भी स्पष्ट किया कि ये आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपका वादा था। तो अगर टेक्नोलॉजी आप बहुत महंगी देते हैं, आप कैपिटल बहुत महंगी देते हैं, एक्सपर्टीज बहुत महंगी देते हैं, तो फिर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? हम तो विकासशील देश है, हम तो अमेरिका या स्वीडन या स्विट्जरलैंड तो नहीं है। हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है और पर कैपिटा एमिशन जो है वो तो हम दुनिया में बहुत कम करते हैं। पर कैपिटा एमिशन तो भारत जो है वो लोवेस्ट में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो चुनौतियां देखिए मुख्यतः 3 हैं। एक तो टेक्नोलॉजी की चुनौती है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है विकसित देशों में, कि वो उन्होंने हमको प्रदान करनी है। दूसरी बात पूंजी की है, हमको भारी मात्रा में पूंजी चाहिए। अगर आप देखें तो हमको $1 ट्रिलियन तो पूंजी चाहिए इसके लिए, ये पूरी यात्रा के लिए, ट्रांजिशन के लिए। और अगर आप लंबा फ्रेम लेकर के चलते हैं तो हमको $2 ट्रिलियन चाहिए। और वो जो अभी तक जो विकसित देशों ने वादा किया था $100 पर ईयर, उन्होंने $1 ट्रिलियन तो वो विकासशील देशों को वो करते हैं, मतलब देना था उनको, जो अभी तक नहीं दिया। तो कुल मिलाकर ये चुनौती है। दूसरी जो है बात आ जाती है कुल मिला के एक्सपर्टीज की। एक्सपर्टीज भी विकसित देशों के पास है और उसको भी करा गया है, तो उसको भी देने की बात हुई है। तो प्रधानमंत्री ने जो आज जो बात करी है, ध्यान देने वाली बात है, वो दुनिया की 80% आबादी, 80% दुनिया की आबादी ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर करती है। 80%। हर एक कोई सऊदी अरब नहीं है, हर एक कोई कुवैत नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कर रहा है। 80% आबादी तो आयात पे। तो प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया और जो बात कही, वो दुनिया की 80% देशों और आबादी की तरफ से बोला उन्होंने, और बिल्कुल खुल के बोला। साथ में ये भी उन्होंने कहा कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो, अगर मान लिया आप अंकुश लगाते हैं
आप भारत को कहते हैं आप रूस से तेल मत लीजिए, या ये ऐसा मत करिए और ऐसा मत करिए। तो आप मुझे बताइए, आपने तो यूक्रेन की समस्या को पैदा जन्म दिया, उसके बाद उसकी वजह से तेल की कीमत महंगी, ऊर्जा की कीमत महंगी, चिप्स की कीमत महंगी, सोलर इक्विपमेंट महंगे। तो फिर विकासशील देश, तो भारत जैसे देश के लिए तो समस्या बड़ी है, और हमने तो नहीं बनाई। ऊपर से आप और प्रतिबंध लगा दे, आप यहाँ से तेल नहीं लेंगे, वहां से बैटरी नहीं लेंगे, वहां से चिप नहीं लेंगे, तो फिर कैसे होगा? तो ये प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका जो है प्रतिकूल असर पड़ता है, और जो पड़ रहा है, तो पूरी दुनिया उससे बच नहीं पाएगी, क्योंकि भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, और विकसित देश भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनको भी नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि विकासशील देश होने के बावजूद, चुनौतियां होने के बावजूद, हम जो ये चाहते हैं कि वातावरण साफ हो, हम चाहते हैं एनवायरमेंट क्लीन हो, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती को आगे बढ़ करके भारत उसको जो है सॉल्व करना चाहता है। हमारी घनी आबादी वाला देश है, हमारी तमाम उसके बावजूद हम विकसित देशों से आगे हैं। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, तो वॉक द टॉक जो है, हमने दुनिया के 90% विकसित देशों से ज्यादा करी है। हमने डिलीवर किया, वो तो अभी बात कर रहे हैं, हम डिलीवर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है जो आज जो वक्तव्य दिया गया है, खाली भारत की तरफ से नहीं, तमाम विकासशील देशों की तरफ से है। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम विकसित देशों को देखें और उनके कार्बन उत्सर्जन की जब बात आती है, और भारत जैसे विकासशील देश को देखें, तो हम बहुत बहुत, जो आपने कहा कि हम जो कह रहे हैं, जो कमिटमेंट हम कर रहे हैं, उसको डिलीवर भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें एक स्टैंडर्ड देख रहे हैं। लेकिन अगर विकसित देशों की ओर, जैसे आपने जिक्र किया कि विकसित देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बाकी चीज़ों को देखना होगा, ऐसे में कौन से ऐसे देश हैं या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एक रोल मॉडल हैं इस दिशा में, ग्रीन एनर्जी की दिशा में, और जिस तरह से बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, अगर अमेरिका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, काफी टेक्नोलॉजी का विकास वहां पे हो रहा है। कनाडा ऊर्जा के मसले में एक एग्जाम्पल है। इजराइल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जर्मनी रिन्यूएबल में उन्होंने काफी काम करा है, और फ्रांस खासतौर से आणविक ऊर्जा के अंदर उन्होंने बहुत काम किया है। जापान के अंदर आणविक के अंदर भी काम हुआ है। इसके अलावा तमाम जो और चीजें, इसमें हाइड्रोजन भी शामिल है, गैस हाइड्रेट भी शामिल है, उसमें उन्होंने काफी काम किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, और कुछ देश हैं, छोटे देश हैं, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, नेदरलैंड है, यहाँ भी काफी काम हो रहा है। विकसित देश आपस में मिलकर के, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वगैरह सब मिलकर बहुत सारा ये लोग काम कर रहे हैं। अब लेकिन बात यही होती है कि अभी तक जो हमारे सामने समस्या ये है कि जो पूरी दुनिया के नैरेटिव होते हैं, नैरेटिव जो एक एजेंडा सेट किया जाता है, अगर आप ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा के विश्व को देखें, एनर्जी वर्ल्ड को देखें, जितने भी नैरेटिव हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो एनर्जी ट्रांजिशन का हो, चाहे रिन्यूएबल्स को, सारे एजेंडा सेट कौन करता है? विकसित देश करते हैं, और अपनी मर्जी से करते हैं। वो तय करते हैं आपको ये करना है ज्यादातर, क्योंकि उनके पास नैरेटिव कैसे सेट किए जाते हैं ये वो जानते हैं, उनके पास योग्यता मानना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि उनके पास जो जो भी एजेंडा सेट किया उसको डिसेमिनेट करना, पूरी दुनिया में फैला देना, ये कह के ये दुनिया का एजेंडा था, वो उनका ज्यादातर। लेकिन क्योंकि उनके पास बड़े बड़े चैनल्स हैं, बीबीसी, सीएनएन, फाइनेंशियल टाइम्स, सब उन्हीं के पास है, वो पूरी दुनिया में फैला देते हैं, हम भी यकीन करने लगते हैं। तीसरी तरफ अब जैसे कि ये जो बात हुई कि उन्होंने प्रॉमिस किया था $100 बिलियन हर साल, और दिया कितना? $1 ट्रिलियन हो जाता है, उसमें से दिया कितना है? $22 बिलियन सिर्फ। अब ये बात तो ये मीडिया कोई बात नहीं करता, ना दुनिया कोई बात कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, क्यों? हम लोग पीड़ित हैं, होना चाहिए था। तो इसके बावजूद भी हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बाली में पॉजिटिव बात करी, हम कॉप समिट के अंदर पॉजिटिव बात कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार देश है, और हम विश्वास चाहते हैं कि हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम जानते हैं कि भाई तमाम देश उससे जो है प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो देशों का आपने बात किया, उसमें सबसे पहले तो पूंजी वो चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो होती है वो चाहिए। उसकी जगह क्या हुआ, एक देश ने ग्लोबल जो समिट हो रहा है शर्म शेख में कॉप्स का, उसमें क्या मुद्दा उठा दिया कि भारत तो अब विकसित देश है, भारत तो संपन्न देश है, भारत को तो उल्टा विकासशील देशों को पैसा देना चाहिए। अब चीन और भारत के लोग को अलग कर दिया गया, ये तो विकसित हो गए, बहुत बड़े हो गए, डेवलप हो गए, इनको देना चाहिए, इनको नहीं कुछ मिलना चाहिए। किस तरह की बहस है? पर कैपिटा भारत लोवेस्ट है। हमारे यहाँ 70 करोड़ लोग वो हैं जिनको ऊर्जा मिलती है, लेकिन उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। 2 बल्ब जल गए, टीवी थोड़ा चल जाता है, वगैरह वगैरह, पर कैपिटा तो ज्यादा नहीं मिलता। तो इसलिए मुझे लगता है ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, बहुत अहम पॉइंट है कि दुनिया में नैरेटिव क्या होना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस का, क्लाइमेट का, एनर्जी सिक्योरिटी का,
एनर्जी ट्रांजिशन का, उसके अंदर भारत जैसे देशों को अपनी आवाज मजबूत करनी पड़ेगी। और आज जो प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया बाली के अंदर, वो इतना अहम है। पहली बार हुआ है कि किसी देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बिना शब्दों को जो है वो इधर उधर करे हुए डायरेक्ट ये बात करी है कि क्या होना चाहिए। चीन ने भी आज तक खुल के इतनी बात नहीं करी जो भारत ने आज करी है। इसलिए विकासशील देशों में पूरे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के विकासशील देश सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी ने बोला तो सही। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये है। और जहां तक विकसित देश है, हम सब जानते हैं कि इनके पास टेक्नोलॉजी सोलर के लिए है। हमारे यहाँ सोलर रिवोल्यूशन भारत में हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 90%, लगभग 90% जो इक्विपमेंट है वो तो हम आयात कर रहे हैं और बड़े महंगे मिल रहे हैं। अब तो चिप वगैरह भी महंगे हो गए हैं, पूंजी तो महंगी हो ही गई है। तो ये चुनौतियां हमारे पास हैं, हम इनसे देखेंगे, भारत जूझेगा इनसे और उनका सामना ढूंढेगा। लेकिन जब तक के ग्लोबल नैरेटिव ऐसा नहीं बनेगा जिसमें भारत जैसे देशों की आवाज को और बड़ी हिस्सेदारी मिले, जिससे जो ग्लोबल नैरेटिव है उसमें विकासशील देशों की आवाज 50% हो या उससे ज्यादा हो, क्योंकि आबादी वहां ज्यादा है। ये कुछ मुद्दे हैं जिनको देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत करी है, लेकिन साथ साथ हमारे कंपनियां जो हैं वो ये कोशिश कर रही हैं। जैसे जामनगर गुजरात के अंदर 2 बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्री लगा रही हैं, जिससे सोलर पावर इक्विपमेंट में हमारी निर्भरता आने वाले 7 साल में 0 हो जाए। हम सबको ये नहीं अपने लिए बना, हम उसका निर्यात भी करें। तो भारत के पास दोनों तरफ भारत काम कर रहा है, ग्लोबल नैरेटिव भी एसर्ट भी कर रहा है, विकासशील देशों के लिए कर रहा है। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात भारत को नरेंद्र जी आपने कही। प्रॉब्लम भी बना रहा है। नरेंद्र सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि ये जो G20 की अध्यक्षता अब आने वाले वक्त में भारत करने वाला है, ये इतना महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके लिए फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बात अगर रूस यूक्रेन वॉर की भी आती है तो भी एक मध्यस्थ के तौर पर भारत को बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जाता है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं फॉरेन मीडिया भी इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। और अब जब हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं और तमाम विकासशील देशों के एक प्रतिनिधि के तौर पर, भले ये कोई घोषित बात ना हो, लेकिन एक तरह से मान लिया गया है कि भारत जो है वो इन सब मंच पर इन विकासशील देशों की या जो गरीब देश हैं उनकी बात पहुंचाएगा। मानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और यहां से जो है इस अध्यक्षता से भी बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। बहुत अच्छी बात आपने करी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, अब G20 की जो अध्यक्षता भारत के पास आ रही है और अगले साल सितंबर में जो समिट है G20 का, जैसे अब बाली में हो रहा है, वो भारत में होगा। हालांकि बड़ी खुशी है, बाली भी एक तरीके से छोटा भारत है। मैं कई दफे गया हूँ, आपको पता है कि वहाँ का सारा इतिहास भारत के इतिहास से रचा बसा हुआ है। वो भी वहां जाए तो लगता है जैसे हम भारत में ही। तो वहां से अब जो है वो दिल्ली में आ रहा है और अगला समिट दिल्ली में होने वाला है। और उसमें अगर आप ध्यान से देखें, अभी तक जो बातें निकल के आई हैं, बड़ा स्पष्ट है कि सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़े प्रश्न जो है 2 ही होने वाले हैं। एक तो ये कैसे हम जो एनर्जी है, ऊर्जा बहुत बड़ा मुद्दा निकलने वाला है। और खासतौर से जो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया की अर्थव्यवस्था में जब मर्जी है, जब जो है वो पूरी सप्लाई सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो उस पर राजनीति होती है, ऊर्जा पर राजनीति होती है। यूक्रेन को लेकर सैंक्शंस लगाई गई, पूरा विकासशील देश उससे पीड़ित है, दर्द में है, पेन में है। तो और अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो ये है दूसरा बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये कुल मिलाकर के जो नया एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बन रही है, क्योंकि अब व्यवस्था बदल रही है, न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर, वो न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर इस तरीके का हो जिससे भारत जैसे देश जो है उनकी भूमिका बढ़े। यूनाइटेड नेशंस में भारत जैसे देशों को वीटो पावर मिले। इसके अलावा पूरा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है पूरी दुनिया का, उसमें भारत जैसे देशों की आवाज बढ़े, शांति की आवाज ज्यादा वो लाए। और जो कुल मिलाकर के जो आम भाषा में जिसे बोलना चाहिए चंद देशों की जो दादागिरी है, उसको दादागिरी को खत्म करके कुल मिलाकर के इसको मोर पार्टिसिपेटरी बनाया जाए, तो भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जिस हिसाब से भारत ने इशारे करे और प्रधानमंत्री ने बाली में जो वक्तव्य दिए, बड़ा स्पष्ट है कि आने वाले 12 महीने G20 की जो लीडरशिप है वो रीडिफाइन होगी, उसकी खुल के बात की जाएगी और दुनिया की नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ऐसी बनाने की बातचीत होगी, अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक ऑर्डर ऐसे बनाने की बात होगी जिसमें न्याय भी होगा, जिसके अंदर जो है इक्विटी भी होगी और साथ में उसके अंदर जो कुल मिलाकर के सारे देशों का जो हिस्सेदारी है वो भी होगी। तो न्याय और हिस्सेदारी दोनों चीजें होती हैं तो ऊर्जा के लिए आवश्यक है, और जो अंतरराष्ट्रीय जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके लिए बहुत आवश्यक है। और जो बाकी सिक्योरिटी के मुद्दे हैं वो तो इसके साथ आपको पता ही आ ही जाते हैं अपने आप।
बहुत शुक्रिया करेंगे नरेंद्र सर हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम विषय का थैंक यू। बहुत ही बेहतर तरीके से आसान भाषा में आपने जो विश्लेषण किया और बताया कि आखिर क्या चुनौतियां हैं और किन किन चीजों में भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसमें एडवांटेजेस क्या हैं और कहां कहां जो है वो जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उस पर लगातार भारत काम कर रहा है और किस तेजी से काम कर रहा है, किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, उस पर भी तमाम बातें रखी गई।